युद्ध जारी है। आज 19वां दिन है। पहले ही दिन ईरान का सुप्रीम कमांडर मारा गया, फिर ईरान का मुख्य सुरक्षा अधिकारी मारा गया और अब ईरान के इंटेलिजेंस विभाग का मुखिया मारा गया। अब किसकी मौत का इंतजार है? ट्रंप का ही दावा है कि ईरान का एयरफोर्स खत्म हो चुका है, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान के सारे सुरक्षा इंतजाम ध्वस्त हो चुके हैं। तो फिर अब किसके खात्मे का इंतजार है? डोनाल्ड ट्रंप आखिर युद्ध खत्म करने का ऐलान क्यों नहीं करते? हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कब ट्रंप युद्ध खत्म करेंगे। आखिर कौन से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जब ट्रंप युद्ध खत्म करने का ऐलान कर देंगे या फिर ऐलान करने को मजबूर हो जाएंगे। अब यह सवाल और ज्वलंत हो गया है, क्योंकि ट्रंप के बयानों में पहले जो बड़बोलापन देखा जा रहा था, अब उसमें झुंझलाहट दिखने लगी है। पहले दुनिया जहां मजबूरी में ही सही ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रही थी, अब ट्रंप को अकेला छोड़ चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप खुद इसका ऐलान भी कर रहे हैं कि नाटो के देश उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप को अब एहसास होने लगा है, अगर वो खुद को इस युद्ध में जीता हुआ घोषित कर भी दें तो दुनिया भर में जीत कर भी हारा हुआ माने जाएंगे। उधर सैन्य ठिकानों और सरकारी दफ्तरों के साथ साथ अब तेल के कुएं यानी ऑयल फील्ड पर हमले होने लगे हैं। फारस की खाड़ी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है, वहां इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स में हमला कर दिया है। ऐसे हमले ईरान पर अब तक हो रहे हमले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। युद्ध खत्म हो जाए तो भी हालात सामान्य होने में सालों लग सकते हैं। ऐसे में अब आगे क्या? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, जेएनयू में स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट धीरज कौल साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्रा हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब कि अब स्थिति पहले से और ज्यादा भयानक होती जा रही है। सबसे ताजा घटनाक्रम यह है कि फारस की खाड़ी में जो सबसे बड़ा गैस फील्ड का भंडार माना जाता है, वहां पे इजरायल के हमले हुए हैं और वहां पे अब आलोचना इस बात की जा रही है कि ऐसे हमले पूरे दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डाल सकता है, ऊर्जा संकट में डाल सकता है। तो अब यह कहा जाए कि एक नेक्स्ट लेवल पे है ईरान पर दबाव बनाने के लिए कि सरेंडर कर दे। जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बहुत ही जो हालात हैं वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत ही पेचीदा हो गया है। पहले तो यही सॉरी यही सोचा जा रहा था जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमले करने शुरू किए, जो वो उसको सीमित कर पाएँगे, उन्हीं 3 देशों में सीमित कर पाएँगे। परंतु बहुत जल्दी ही ये जो उनका अनुमान था, इसको गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि ईरान ने हमले शुरू कर दिए वहाँ पर जो खाड़ी के देश हैं, क्योंकि उसने पहले ही कहा था जो अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसकी जो यहाँ पर मिलिट्री एसेट्स हैं, उनके जो बेसेस हैं, उसके ऊपर हम हमला करेंगे। परंतु केवल वहाँ पर ये कहा जाए जो कोलैटरल डैमेज है, अगर वहाँ पर वो उनके मिलिट्री एसेट्स पर हमला करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इधर-उधर मिसाइल्स पड़ जाएँगी, ड्रोन्स पड़ जाएँगे। परंतु ईरान ने और भी बहुत जगह पर वहाँ पर हमले करना शुरू कर दिया। मतलब दुबई में देखिए सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं वहाँ पर, न केवल जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, परंतु और भी जो जगहें हैं, चाहे उनका एयरपोर्ट हो, चाहे उनकी रिफाइनरी हो, चाहे उनके रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा को भी मारने का वो कुछ ऐसी अफ़वाहें उड़ने लगी थी। और भी सब जगह सऊदी अरेबिया पर रास तनूरा की उनकी जो ऑयल रिफाइनरी है, और जो सबसे भयंकर बात उन्होंने की है, जो पहली बार जो पहले पिछले 47 साल में जब से ये ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक रही है, उससे पहले उन्होंने कभी ये नहीं किया। उन्होंने हॉर्मुज़ की स्ट्रेट्स को भी बंद कर दिया वहाँ पर, जिससे कि करीब जो पूरी दुनिया का 20% तेल वहाँ से आता है और 30% गैस आती है, तो उसका आना-जाना वहाँ से बंद हो गया है। तो पूरी दुनिया में
तेल और ऊर्जा की बहुत कमी दिखाई दे रही है। और जैसे आपने कहा अभी उन्होंने चाहे वो खर्ग आइलैंड में अमेरिका ने वहाँ पर अटैक किया हो, हालाँकि उन्होंने ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल फील्ड्स, ऑयल के जो भंडार हैं, उनके ऊपर उन्होंने नहीं किया। हालाँकि उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने थ्रेट ये ज़रूर दिया, परंतु अभी तक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर किया है। परंतु इज़राइल ने ईरान के अंदर उनके जो ऑयल टैंकर्स हैं ईरान के, उनके ऊपर हमला किया और जैसे आप बता रहे हैं अब फ़ार्स की खाड़ी में, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा भंडार है, तो वो अगर वहाँ से उसको अगर हमला करते हैं, तो जो वहाँ पर उत्पादन होता है, वैसे ही वो नष्ट हो जाएगा। परंतु अभी हम देख रहे हैं, जो इधर से हॉर्मुज़ के स्ट्रेट से जो भी एनर्जी वहाँ पर है, उसका निकलना एकदम दूभर हो गया है। केवल मुश्किल हो गया, भारत के बिल्कुल 2 मुश्किल हो जहाज गया। निकल आपने पाए बिल्कुल हैं। सही कहा कि वहां से अगर हमला करेंगे, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है, वहां पे आप हमला करेंगे तो वो युद्ध खत्म होने के बाद भी इसका असर लंबे समय तक दिखेगा। थॉमस मैथ्यू साहब, आप हमले के इस नए स्टेज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तक तो जो उनके सैन्य ठिकाने थे उस पर हमला किया जा रहा था, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट था उस पर हमला किया जा रहा था, उसके नेताओं पे हमला किया जा रहा था। अब ऐसे प्रॉपर्टी पे हमला किया जा रहा है, ऐसे रिसोर्सेज पे हमला किया जा रहा है जो सिर्फ ईरान का नहीं है, उससे पूरी दुनिया का धंधा चलता है, पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी उससे फुलफिल होती है। अब लक्ष्मण जी, इसका मीनिंग यही है कि अमेरिकन्स और इसराइलीज थोड़ा सा डेस्परेट हो चुका है। फर्स्ट आप कैलकुलेट करेगा तो उनका कैलकुलेशन यही था कि जैसे 1953 में इफ़ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, मोहम्मद मोसादेक को CIA ने एक ऑपरेशन में टॉपल किया था। टॉपल करने के बाद वो लोग शाह ईरान को इंस्टॉल किया और मोहम्मद मोसादेक वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ना। उस टाइम एकदम देयर वाज अ चेंज ऑफ लीडरशिप। अमेरिकन ने मिसकैलकुलेट किया, उन्होंने सोचा कि इमीडिएटली आफ्टर अली खमेनी इज असैसिनेटेड देयर विल बी पीपल्स रेवोल्यूशन। वहां नंबर 1 CIA का रॉन्ग असेसमेंट था। इट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग असेसमेंट। देन उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड को लीडर्स को भी असैसिनेट किया। दे थॉट इट विल बी लीडरलेस। बट एक चीज हमें समझना चाहिए, दैट इज IRGC is almost a 2 to 2.5 decade or 3 decade organization. वो समाज से very deeply जुड़ा हुआ है, that is a very closely associated with the society. तो एकदम लीडरशिप चेंज नहीं होगा। ओके, लीडरशिप चेंज नहीं होगा तो अमेरिकन का वॉर गेम क्या है? ऑल 90 मिलियन पीपल को क्या मार सकता है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ एंड गेम क्या है? एंड फर्स्ट टाइम, जैसे एम्बेसडर अशोक साहब ने बोला, first time they have also attacked these the Iranians have attacked the Strait of Hormuz. ये 20% से ज़्यादा, that is 20% oil, 30% gas, उससे important है कि this oil prices will increase inflation. Inflation का मतलब what is going to happen? There is going to be a contraction in the economy. अमेरिका में there is going to be an increase in already हो गया, from now it is about $3.5 a gallon. Now this is America's desperation है, ट्रम्प का desperation है। ट्रम्प ने सोचा कि revolutionary guards will take over, वो तो नहीं हुआ। अभी what is the end game? आप कितना बॉम्ब करोगे? For the first time they have used this 5,000 pound what is called the bunker busters. See, normally bunker busters were originally planned to be used in deep nuclear bunkers and that kind of protective armaments and systems. But they have used, I think, many of them. Now what? उस पे मैं आऊंगा कि आखिर यूएस इसके बाद क्या करोगे, कौन से ऐसे हालात पैदा होंगे कि आपको युद्ध से बाहर निकलना होगा, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अब इजराइल और यूएस दोनों डेस्परेट हो चुके हैं। धीरज कौल साहब,
आप कैसे देख रहे हैं कि इनके सारे एजम्पशन, सारे कैलकुलेशन फेल होते जा रहे हैं, इसलिए अब ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बाद अब ये नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पे हमला करना शुरू कर दिए हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। देखिए, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल नंबर्स पे जाऊंगा बिकॉज आई डू कंसल्टिंग फॉर द फाइनेंशियल एंड द बायोटेक सेक्टर एज वेल। लेकिन बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, डेस्परेशन दिख रही है। और ट्रम्प, ऑल्दो उनकी कई अच्छी बातें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस टाइम हमारा, क्योंकि न्यूयॉर्क के अगर आप सेनेटर्स उठाइए, कैलिफोर्निया के उठाइए, नवाडा के उठाइए, तो बहुत एक तरीके से डिसेंट दिख रहा है। और हमारे मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और एप्स्टीन फाइल्स का आपको ऑलरेडी पता ही है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प बैकफुट पे है, और ऐसी वॉर में हम उलझते जा रहे हैं जिसे डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं। ही इज द बैक इज एट द वॉल। और इस टाइम अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी पावर्स होती हैं वो एस्केलेट करती हैं। तो देर वॉज अ नो गो जोन, जहां आप जानते ही हैं मोस्ट ऑफ द ईरान क्रूड आइलैंड के थ्रू जाता था। और हमने डिसीजन लिया था अभी तक कि हम ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो ईरान सऊदी की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, कतर की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे जो $15,000 के ड्रोन्स हैं उनके थ्रू अटैक करेगा। और हमारे टॉम हॉक मिसाइल्स जो 2 मिलियन का एक है, दो लगते हैं, तो 15,000 वर्सेस 2 मिलियन, मैथ डजंट मैच अप। और ऑलरेडी सप्लाईज इस टाइम हमारी थोड़ी शॉर्ट डायरेक्शन में दिखी रही हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेन है। लेकिन इसीलिए ट्रम्प चाह रहे हैं कि और भी कंट्रीज इस वॉर में उतरे। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिनसे बात चल रही है, वो इसके लिए भेजेंगे। चाइना ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है। और आप जानते हैं, हमने डिफरेंट इंडियन चैनल्स पे जब $70 प्रति बैरल था, तभी मैंने बताया था कि 140 से 120 प्रति डॉलर प्रति बैरल का हम एंटिसिपेटेड नंबर रखते हैं। और हम सब जानते हैं कि $10 जब बढ़ता है क्रूड ऑयल, तो इन्फ्लेशन ग्लोबली 0.2 टू 0.4 बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट उन कंट्रीज को आएगा जो प्रोड्यूस नहीं करती हैं और डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर। और भारत, नेचुरल गैस मोस्ट ऑफ देम वहां से आता है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर 90% ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान इज एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो चाइना के भी इंटरेस्ट इंटविंड है। और अगर आप थोड़ा जियोपॉलिटिकल, क्योंकि मैं तो इस पे बोलता रहता हूं, तो ये वॉर इनडायरेक्ट यूएस और चाइना की चल रही है, और ईरान एक तरीके से प्रॉक्सी आ चुके हैं। लेकिन मैं अभी भी, मुझे अभी भी लग रहा है कि जो कंट्रीज जैसे सऊदी, उसकी बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स है। अभी रिसेंटली हमसे उन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा एयरफोर्स का खरीदा है। दुबई की बहुत बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन फॉर सम रीजन उन कंट्रीज अभी बैकफुट पे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होने चाह रही हैं इस वॉर में। उनका क्लियरली ये दो मानना है तीन कि peacefully talk हो, चीजें लेकिन धीरज कौल साहब आपने, हाँ, दो तीन चीज आपने कही बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि जो ऑयल को कंज्यूम करती हैं, गैस को कंज्यूम करते हैं, उस एरिया का ऑयल गैस को, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूंगा, पता नहीं आप मुझसे सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे, कि भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज या फिर उस इलाके से यूएस गैस और ऑयल नहीं लेता हो, लेकिन नुकसान उसको भी होगा। चूंकि इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ता है तो जाहिर तौर पर वहाँ के पंप प्राइसेस, वहाँ के आउटलेट के प्राइसेस बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है कि हाँ बिल्कुल, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो गया है क्या कि इजरायल अब यूएस के काबू में नहीं रहा? इजरायल अपने मन से हमले कर रहा है। चूंकि जो ऑयल फील्ड, गैस फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, रिफाइनरीज एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे यूएस के हमले नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे इजरायल के हमले हो रहे हैं। तो ये ऐसा है कि यूएस के इशारे के बावजूद इजरायल रुक नहीं रहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया लास्ट वाला, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली एक पॉइंट बताना चाहूंगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम समझते हैं 30 किलोमीटर, 30 माइल का एरिया, वो एक्चुअली इफेक्टिवली सिर्फ 2 ही माइल है। क्योंकि जो डेप्थ चाहिए कंटेनर्स को मूव करने के लिए, वो 2 ही माइल है। ये मिसनोमर है कि 30 माइल, वो 2 माइल है। और वहां पे स्मार्ट माइंस बिछी हुई हैं। स्मार्ट माइंस का मतलब आप उसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। ईरान ने बिछा रखी हैं। तो अगर हमें चाइनीज शिप पास करना है, भारतीय शिप पास करना है, रशियन शिप पास करना है, तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं। और वहां पे सिर्फ ऑयल नहीं, कार्गो का बहुत बड़ा वो पॉइंट है। और अब तो हूती हूती रेड सी में भी इफेक्टिव हो रहे हैं। हिजबुल्ला तो खैर इजराइल डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन पे मैं आते हुए ये बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सही है, इजराइल इज आउट ऑफ कंट्रोल राइट नाउ। नितिन याहू का ये मानना है कि ईरान को टोटली डिस्ट्रॉय करना है। वो ईरान को 3 खंड में डिस्ट्रॉय करना, डिवाइड करना चाहते हैं कंट्री को।
और इसीलिए बैकिंग करके हमने जो रेबल्स हैं उनके ईरान के, उसकी भी फंडिंग करवाई। और ईरान की जो बॉम्बिंग हो रही है वो ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हो रही है कि इट कैन पुट द वर्ल्ड थ्रू अ क्राइसिस सिचुएशन। यूएस इकोनॉमी, आप फाइनेंशियल चैनल है, मैं खुद सीएनबीसी यूएस पे आता हूं, तो हम लोग आप पता ही है स्टैगफ्लेशन के थ्रू गुजर रहे हैं और रिसेशन के बहुत बड़े रिस्क हैं। हमारा ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन में है और यूएसडी किस कंडीशन में आप जानते हैं। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड इज गोइंग इन अ वर्स सिचुएशन राइट नाउ। लीडरशिप वैक्यूम है और अमेरिका के अंदर ट्रंप के कई डिसीजंस बहुत ही कॉस्टली हमें इफेक्ट। $39 ट्रिलियन नहीं नहीं, का बिल्कुल। डेब्ट मुझे है, हर अमेरिकी पे आपसे जब ये बात सुन $1,1400 रहा का होता कर्जा हूं है। तो मुझे खुशी होती है। मैं जब आपसे ये बात सुन रहा होता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि कई शोज में मैं देखा हूं कौल साहब कि आपने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे डिसीजन की तारीफ की थी, समर्थन किया था, लेकिन अब आपको भी लग रहा है कि नहीं, वहां पे जो चीजें हैं वो वाकई बदल चुकी हैं। बिल्कुल। गुलशन